नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। मोहन सरकार 2,500 करोड़ रुपए का कर्ज 20 साल और 2,500 करोड़ रुपए का कर्ज 14 साल के लिए ले रही है। इस कर्ज के लिए सरकार ई ऑक्शन के जरिए स्टॉक गिरवी रखकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यह कर्ज लिया है। गौरतलब है कि सरकार पिछले 11 महीने में 40,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है और इस तरह मध्य प्रदेश की जनता पर 3,90,000 करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ है। सरकार के कर्ज लेने पर कांग्रेस ने उस पर निशाना साधा है। जहां एक और मध्य प्रदेश सरकार के कर्ज लेने पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि हम जो कर्ज लेते हैं वो विकास के लिए लेते हैं, हम उसे चुकाते भी हैं। कर्ज लेना एक सामान्य प्रक्रिया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार के कर्ज लेने का आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, कर्ज के पैसे से भ्रष्टाचार ही हो रहा है। नेताओं के बीच पैसे की बंदरबाट भी हो रही, ये आरोप भी लगाए गए। सरकार को इस ओर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज युवाओं को रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा सुनिए उनको और उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। संविधान को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने 2015 से यह संविधान दिवस मनाने का जो कार्यक्रम शुरू किया है, निश्चित रूप से बड़ा सराहनीय है और हम उनके बहुत आभारी हैं। चूँकि आने वाली पीढ़ी को ये पता लगे कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जिन सारे विभूतियों ने यह संविधान का निर्माण किया है, उन सबके बारे में विस्तार से जानकारी आने वाली पीढ़ी को मिले कि हमारा संविधान किन लोगों ने बनाया, किन विभूतियों ने बनाया और संविधान सभा ने इसको पारित किया। तो यह 26 नवंबर 2039 को यह संविधान बनकर के तैयार हुआ और अंगीकृत किया, लेकिन यह पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ है। और निश्चित रूप से हमको भारतवासियों को बड़ा गर्व है कि हमारा यह ग्रंथ, हमारा यह संविधान हम सबको मिला है। इसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय सब इसमें सम्मिलित है। धर्म, हमारे सभी धर्मों का इसमें सम्मान किया है। निश्चित रूप से हमारा संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण एक दस्तावेज है। राहुल गांधी और मध्य प्रदेश की भी इसमें अहम भूमिका रही है। निश्चित रूप से हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। ऐसा है कि काम करने के लिए कर्जा ले रहे हैं, यानी फिर हर किसान को सोयाबीन का दाम मिलना था, गेहूं का दाम मिलना था, धान का दाम मिलना था। यहाँ काम नहीं किया, काम करने के लिए कर्जा ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो 2 लाख 2.5 लाख रोजगार की बात की थी वो मिलना थे। इसका मतलब है कि जो अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों को अतिथि जितने भी वेतन भोगी उनको नियमित करने की बात थी, ये काम नहीं किया हमने। अगर काम करने के लिए कर्जा लेना था तो उनको जो पंचायती राज है उसको नियमितीकरण करने की, उसको पूरे अधिकार देने की बात करनी थी, वो नहीं किया हमने। तो एक तरफ काम करने के लिए कर्जा ले रहे हैं 100 करोड़ रुपए रोज, अभी 5,000 करोड़ रुपए इस महीने ले रहे हैं। कर्जा ले रहे हैं करप्शन करने के लिए। जीतू पटवारी को इतना पता होना चाहिए कि वो भी प्रदेश में मंत्री रहे, उनकी भी सरकार थी। बता दे 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने 1 रुपए का कर्ज ले लिया। हाँ, हम लोग कर्ज लेके कांग्रेस की तरह घी नहीं पीते, हम कर्ज लेके विकास की योजनाएं करते हैं, विकास के लिए पैसा लेते हैं, प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम करते हैं, कर्ज लेके प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। कांग्रेस की तरह कर्ज लेकर भ्रष्टाचार घोटाले नहीं कर रहे। हमने देखा 15 महीने की कमलनाथ सरकार में जब जीतू पटवारी मंत्री थे क्या होता था। और यदि जीतू पटवारी को मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा से इतनी तकलीफ है तो बताएं, जब वो मंत्री थे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो मुख्य निवेश को लेके दुबई और स्विट्जरलैंड कमलनाथ जी क्यों गए थे? और जबकि निवेश से ढेले का नहीं आया था, सिर्फ पर्यटन के लिए गए थे। ये बात भी सामने आई थी क्योंकि कोई निवेश नहीं मिला था। इस यात्रा के बाद कोई परिणाम सामने नहीं आया था, लेकिन उस समय तो जीतू पटवारी मौन रहे जब तो उन्हें सवाल नहीं खड़े करे। अब यदि मोहन यादव जी जा रहे हैं तो मोहन यादव जी के तो परिणाम दिख रहे हैं, काम का अंतर दिख रहा है। यही भाजपा और कांग्रेस में अंतर है, यही विकास का अंतर है भाजपा कांग्रेस में। तो आपने सुनी सियासी प्रतिक्रियाएं और आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। नीरज तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नीरज तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका।
अंबिका शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबिका शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अजय सिंह यादव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय सिंह यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज़ पर। तो सबसे पहले हम नीरज तिवारी जी आपका ही रुख कर लेते हैं, क्योंकि सियासी प्रतिक्रियाएं लेना शुरू करेंगे तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं आपसे कि राज्य पर कुल 3.75 लाख करोड़ का लगभग ये जो कर्ज हो गया है और कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार के बजट से भी ज़्यादा कर्ज अब हो चुका है। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि सियासी प्रतिक्रियाएं अब इस पर सियासी वार प्रतिवार भी जारी हो गया है। नीरज जी, आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने शायद म्यूट कर रखा है। जी योगेश जी, हाँ, आप बोलिए, आप आवाज आ रही है। जी योगेश जी, जी, मध्य प्रदेश सरकार ने जो कर्ज लिया है वो जनता के लिए कर्ज लेने का दावा है, लेकिन जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इससे हमारे प्रदेश पर बहुत बोझ भी बढ़ता जा रहा है। आने वाली सरकारों पर बड़ा बोझ सा बनता जा रहा है। मेरा मानना है कि सरकार दे रही है यहाँ की योजना निश्चित रूप से चलाने के लिए। हालांकि कर्ज कोई भी सरकार हो और लेकर ही अपने प्रदेश करती है, लेकिन मेरा ये है कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करके मध्य प्रदेश को कर्ज मुक्त ये ऐसी कुछ योजनाएं आनी चाहिए। अभी तक हम जन कल्याण के लिए योजनाएं जो चला रहे हैं उसमें जो पैसा लग रहा है, उस पैसे को किसी न किसी माध्यम से, चाहे हम उसको कह रहे हैं हम कर्ज के माध्यम से ही उस योजनाओं को हम चला रहे हैं। और एक बात और कहना चाह रहा हूं कि हमारे साथ में बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के भी जुड़े हैं। ये ऊपर प्रत्यारोप लगाएंगे कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, लगाएंगे तो, लेकिन सब लोग अपने सरकार में, वो भी सरकार में रहे और ये भी सरकार में रहे। दोनों ही लोग अपने सरकार जब चला रहे थे तो उस समय केंद्र से हमेशा कर्ज ले रहे थे या और कहीं से कर्ज लिया जा रहा था योजनाओं को चलाने के लिए। जिस प्रकार से वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये कर्ज लेना एक सामान्य प्रक्रिया है, उसको हम लेते हैं और योजनाओं को चलाते हैं। बिल्कुल। ऐसे में अजय सिंह यादव जी, क्या लाडली बहन योजना जो मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, सरकार पर ये भार बनती नजर आ रही है क्या? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश की तरफ ले जा रही है। हमें जिस तरह से बीमारू राज्य के रूप में मध्य प्रदेश मिला था 2003 में, जहां मध्य प्रदेश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, बिजली जैसी सुविधाएं तक नहीं थी, उसके बाद आज मध्य प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल है, चाहे बिजली की समस्या पूरी तरह हल हुई है, देश दुनिया के निवेशकों ने निवेश किया है, तो ऐसे मामले में कर्जा लेना कोई बर्डन नहीं है। ये कर्जा तो योजनाओं के लिए लिया जाता है ताकि योजनाओं को और ज्यादा गति से चलाया जा सके, उस कर्ज के माध्यम से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उन्हें चलाया जा सके। और मध्य प्रदेश की जो विकास दर है वो हमारी बजट और जीडीपी में दिखाई देती है। मध्य प्रदेश में 3,80,000 करोड़ जीडीपी है मध्य प्रदेश की, जो कि अपने आप में दिखाता है कि मध्य प्रदेश कितना समृद्ध हो चुका है। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जिस तरह से बढ़ रही है, जो 50-60 हजार होती थी आज 2 लाख के ऊपर पर कैपिटा इनकम चली गई है। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता जो भ्रष्टाचार के लिए कर्जा लेते थे, अपने सुख सुविधाओं के लिए लेते थे, आराम के लिए लेते थे, कमलनाथ जी जैसे नेता जो बड़े उद्योगपति बनते हैं, उनका देश मध्य प्रदेश में एक भी उद्योग नहीं चलता है कमलनाथ जी का। वो कहने को बहुत बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन इस मध्य प्रदेश में एक रोजगार उनके उद्योगों से नहीं मिलता है किसी नागरिक को। तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच है जो कि कर्जा भ्रष्टाचार के लेती थी। हम तो सभी विकास योजनाओं को भी चला रहे हैं, चाहे लाडली बहना हो, किसान कल्याण की राशि हो, किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा मिलना हो, 24 घंटे बिजली देना हो, तो ये तमाम ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और साथ ही अभी जो कर्जा लिया जा रहा है, ये सरकार की जो नियत दायरा है
उसके अंदर है। किसी तरह के ओवरड्राफ्ट की स्थिति नहीं है। जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ना वादे पूरे कर पाई, ना अधिकारी कर्मचारियों को वेतन बांट पा रहे हैं, वहाँ बैंकरप्सी की हालत हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी तो वित्तीय कुप्रबंधन के लिए पूरे देश भर में फेमस है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार जो कर्जा लेती है वो विकास योजनाओं के लिए लेती है, उसका लाभ नहीं, कोई भी सरकारें होती हैं अजय सिंह जी, कोई अपने जो कर्ज लेता है वो अपने घर तो ले नहीं जाता है। कोई भी सरकारें हों जो कर्ज लेती हैं सरकारें, तो कोई इंडिविजुअल पर्सन अपने घर तो ले नहीं जाता है। अब समस्या यहाँ पर ये हो रही, ठीक है आपने कहा कि आपने एग्जाम्पल दे दी हिमाचल का, भाई अगर गर्त में जा रहे हैं, कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं, तो धीरे धीरे दबेंगे ना, स्थिति तो वही हिमाचल वाली पैदा हो जाएगी। बाय द वे, कल, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल कांग्रेस की सरकार आ जाती है, लेकिन सत्ता परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। ठीक है, आप 20 साल से डटे हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में कोई दूसरी पार्टी आएगी तो आप तो यही कहेंगे ना साहब कि हमने ये विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि कितने कर्ज के बोझ तले हम प्रदेश को छोड़ के गए थे। अब आप बताइए ना, वार्षिक बजट 3.65 लाख करोड़ है और कर्ज हो रहा है 3.75 लाख करोड़, बजट से भी ज्यादा कर्ज हो रहा है। देखिए योगेश जी, ये वित्तीय प्रबंधन है। दुनिया भर में सरकारों से लेके प्राइवेट सेक्टर तक कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो बिना कर्जे के काम करती हो। आपको वित्तीय प्रबंधन समझने की आवश्यकता है, और केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए एक वित्तीय प्रबंधन निर्धारित है कि उसका राज्य की किस तरह की माली हालत है और कितनी सीमा तक वो कर्जा लेने और चुकाने की स्थिति में है। तो मध्य प्रदेश में जो कर्जा लिया गया है वो अभी तक सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा जो निर्धारित दायरे हैं उसी सीमा के अंदर है। तो मध्य प्रदेश में कर्जे के माध्यम से हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप कहेंगे कि केन बेतवा जैसी नहरें चलेंगी या बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलेंगे तो कई प्रोजेक्ट बंद कर दे सरकार। इस तरह के प्रोजेक्टों के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है, और उस धनराशि का हम उपयोग करते हैं, और आगे जाके वो 10 गुनी ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश के लोगों के काम आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े हब बनते हैं तो मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण होता है, व्यापार होता है, ये सब जनता के लिए ही होता है। चलिए ठीक है, जनता के लिए होता है। सेकंड राउंड में आते हैं और आपको बताते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में कितना कर्ज लिया जा चुका है, और हम आपसे जानने की अपेक्षा रखेंगे, इसलिए मैं पहले से आपको बता के जा रहा हूं। जो आपने कहा कि कर्ज से 10 गुना हम उस पर कमाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो कर्ज का आंकड़ा मैं बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि उम्मीद करूंगा कि कितना सरकार ने कमाया उस कर्ज लेने के बाद, वो आप जरूर बताएंगे। अंबिका शर्मा जी, बात सच है, अगर किसी भी काम को करना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसे की जरूरत अगर आपके पास नहीं है, कोई बिल्डिंग तैयार करनी है, कोई नए प्रोजेक्ट लाने हैं प्रदेश में, तो उसके लिए अगर आपके पास पैसे नहीं तो कर्ज तो लेना पड़ेगा। कर्ज तो आम बात है भाई, कर्ज हम दायरे में लिए और कर्ज हम चुकाएंगे फिर। योगेश जी, इस सरकार को आने वाली पीढ़ियां कैश, क्राइम और करप्शन की सरकार के नाम से जानेंगी, क्योंकि ये सरकार जितनी नाकारा सरकार हुई है, ये सरकार जिस प्रकार से कर्ज ले रही है, 3.75 लाख करोड़ रुपए इस सरकार ने अभी तक कर्ज लिया है। आप, जैसा कि मैं सुन रहा था कि जो बजट की राशि होती है वो 3.65 लाख करोड़ होती है, उस बजट की सीमा से भी आगे यह कर्ज में डूब गए। एक कर्ज ना तो शिवराज सिंह जी पटाएंगे, ना मोहन यादव साहब पटाएंगे, एक कर्ज मध्य प्रदेश की जनता पटाएगी। उस पर टैक्स लगेगा, टैक्स के माध्यम से कर्ज पटाया जाएगा, और यहाँ तक ये सरकार गिर चुकी है कि इस सरकार को इस जो कर्ज लिया है उसका ब्याज देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। ये लोग अपने आय के संसाधन खोज नहीं रहे हैं, ये लोग अपनी नाकामियों पर, अपनी असफलताओं पर ये लोग पर्दा डालते रहते हैं। जहां सवाल उद्योग का, तो आपको पता है कि औद्योगिक क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश कितना पीछे है, कितना पिछड़ा है। अपार संभावना मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास की है, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। इस सरकार की जबरदस्त, सुनिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। इस सरकार में जिस प्रकार से व्याप्त भ्रष्टाचार है, सरकारी योजनाओं में पलीता लगाया जाता है, वो सारी की सारी योजनाएं छोटी साबित हो रही है। लाडली बहना योजना के लिए भी ये कर्ज ले रहे हैं। ये अभी इस पर भी इन्होंने कर्ज लिया था, जो इनका दीनदयाल अंत्योदय, दीनदयाल रसोई योजना है, उसमें 68 लाख करोड़, 68 लाख हालिया लोग खा गए हैं। इस प्रकार से तो इनका ये आचरण है, ये अपने ऐशो आराम के लिए कर्ज ले रहे हैं। ये जनता की समस्याओं के लिए, जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए उस कर्ज का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से
बड़ी बड़ी शर्मनाक परिस्थितियां सरकार के सामने हैं। अब ये कहेंगे आरोप लगाती है कांग्रेस आरोप नहीं लगाती है। कांग्रेस जब सत्ता छोड़ी थी, ये लोग सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे मध्य प्रदेश से, तो उस समय कितना कर्जा था? आज लाखों में कर्जा, लाखों करोड़ों में कर्जा, उस समय हजारों में कर्जा था। तो अब ये इतना अच्छा, ये दोहरा मापदंड क्यों होता है? ये दोहरा मापदंड क्यों होता है अंबिका जी? अजय जी, हिमाचल का उन्होंने जिक्र किया है। जब हिमाचल सरकार जो है कर्ज लेती है, कर्ज तले डूब जाती है, वो अपने एम्प्लॉइयों को सैलरी नहीं दे पाती है, तब कांग्रेस का कोई नेता, कोई प्रवक्ता क्यों नहीं इस बात को उठाता है कि हाँ, हिमाचल सरकार फेलियर साबित हो रही है, वहां पर एम्प्लॉइयों को सैलरी नहीं दिया जा पा रहा है, तब तो फिर बड़ा बचाव करते हुए आप उतरते हैं हिमाचल सरकार की, आपकी पार्टी की सरकार है इसलिए? हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता इस बात से केवल इस बात से कि हिमाचल प्रदेश की सरकार में ये परिस्थिति है इसलिए हम तो कर्जा लेते जाएंगे, ये कोई इनका जवाब नहीं हुआ। नहीं, उनका जवाब तो वो तो जवाब मांग ही नहीं रहे ना, जवाब तो मैं मांग रहा हूं, वो तो जवाब मांग ही नहीं रहे। नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता का तकाजा यही है, नैतिकता का तकाजा यही है कि गलत को हम गलत कह सके और सही को हम सही कह सकें, वो अपना हो या पराया। मतलब कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप गप, ऐसा नहीं हो सकता ना। निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस पार्टी भी इस पर समीक्षा करेगी। हाँ। इनको भी ईमानदारी से समीक्षा करना चाहिए, लेकिन ये ईमानदारी से समीक्षा नहीं करते हैं। ये तो केवल और केवल टालमटोल करते हैं, गंभीर से गंभीर अनियमितताओं। चलिए, अब आप आगे हल्की बात पर, समीक्षा की बात पर आ गए कि समीक्षा ही नहीं करना चाहिए, हम समीक्षा नहीं करते हैं, मुझे मालूम था। खैर ठीक है, नीरज जी, समीक्षा करना चाहिए, सरकारें समीक्षा तो बहुत करती हैं और खासतौर पर पार्टियां सबसे ज्यादा समीक्षा करती हैं। समीक्षा से निकलता क्या है? कुछ नहीं। नुकसान सबसे ज्यादा अगर किसी का होता है तो प्रदेश की जनता का होता है। इन नेताओं का क्या, आज इस दल में है, कल उस दल में चले जाएंगे, आज इस सरकार में रहेंगे, कल, और इनकी पेंशन बंधी जाती है। अगर एक बार दो बार विधायक हो गए तो इनकी उतनी पेंशन तो बंधी जाती है। खैर, तो इनको कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती है, इनको बहुत ज्यादा हेडेक नहीं होती, मुझे लगता है, जितना मेरा आकलन कहता है। सबसे ज्यादा जो मार खाता है प्रदेश की जनता और प्रदेश का युवा। रोजगार के कोई नए आयाम नहीं खुलते हैं, सरकारें कर्ज पे कर्ज लेती हैं और तरह तरह की बहाने बताती हैं, तरह तरह की बातें बताती हैं कि हम इसलिए कर्ज ले रहे हैं, उसलिए कर ले रहे हैं। अनम्यूट करिए नीरज जी, अनम्यूट कर रखा आपने। नीरज जी, आपने म्यूट कर रखा है क्या? अनम्यूट करिए अपने आपको। जी हाँ, आप बोलिए। आवाज आ रही? आप बोलिए। मैं ये कह रहा था कि दोनों ही सरकारें एक बार आत्मचिंतन करें बैठ करके कि हम कभी भी रेवड़ी बांटने जैसी योजनाओं को हम जनता के सामने नहीं लाएंगे। इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, यदि तीन चीजें फ्री कर दिए तो हमारा देश बहुत तीव्र गति से तरक्की कर जाएगा। फिर से यह देश सोने की चिड़िया कहलाने लगेगी पूरे विश्व में। मेरा ये मानना है कि आपने भी यदि चर्चा किया थोड़ी देर पहले कि लाडली बहना योजना के बारे में चर्चा किया गया। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार लेके आई और मध्य प्रदेश के बजट में हर महीने 17,000 करोड़ रुपए का लगभग अतिरिक्त भार आ गया। अब जब इतना बड़ा भार आ गया तब सरकार चलाएं कैसे? तो सरकार चलाने के लिए उनको कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ रहा है इन योजनाओं को अच्छे से चलाने के लिए। ऐसे कई योजनाएं हैं जो रेवड़ी बांटने जैसी हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी ये किया, सभी सरकारें कर रही हैं। आप देखो महाराष्ट्र में भी योजनाएं ऐसी हो गई, झारखंड में भी हो गई। आप देखो पूरे भारत में ऐसी स्थिति हो गई है कि रेवड़ी बांटने वाली योजनाओं को चलाओ और वोट बैंक कैसे बनाओ। क्या इससे तरक्की कर पाएगा? ये दोनों ही पार्टियां यदि बैठ कर इस विषय पर आत्मचिंतन करेंगी तो शायद कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। आपने बात ठीक कही है। और रेवड़ी बांटने का अगर जिक्र करें तो मेरे जहन में एक बात अचानक से आ गई। उत्तर प्रदेश सरकार ODOP चलाती है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हालांकि उस पर भी बहुत समीक्षा करने की जरूरत है और बहुत सुधार की जरूरत है। योजनाएं तो आ जाती हैं लेकिन धरातल पर कैसे काम करती हैं उस पर सरकारें और अधिकारी भूल जाते हैं। योजनाओं को लाने के बाद वो कुछ दायरे में सीमित हो जाती हैं। मुझे लगता है कि ये जो लाडली बहना योजना के जरिए बहनों को, माताओं को पैसा दिया जाता है, अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तर्ज पर ही कोई काम इन लोगों को दे दिया जाए
भाई माताएं बहनें हमारे घर में पंखा हाँकने गर्मी होती है, पहले गांव में हम देखते थे लाइट बिजली होती नहीं थी, वो हाथ में हाँकने का होता था, और टोकरियां बनाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बनाती हैं। और आज हम देखते हैं वही चीजें हमें बाजारों में, शहरों में बड़ी महंगी दामों पर मिलती हैं, वो क्योंकि वो उनका अब जो बनाने का सिस्टम है वो अब गांवों में भी ऐसा माताएं बहनें बनाती नहीं है। अब तो बिजली लाइट आ गई है, सब सारी चीजें बाहर से आनी है, और सब चीज मोस्टली तो चाइनीज अब खरीदनी है। ऐसे में इस ओर मुझे लगता है सरकारों को ध्यान देना चाहिए। और फ्री की रेवड़ी का आपने जो जिक्र किया, ये ठीक बात आपने कही कि फ्री की रेवड़ी नहीं देनी चाहिए वोट बैंक की राजनीति के लिए, क्योंकि दूसरे जब कोई योजना को लाते हैं और फ्री में मुफ्त में लोगों को देते हैं तो वो फ्री की रेवड़ी हो जाती है, और अपना जो होता है, जो खुद की सरकारें होती हैं, तो वो योजना, वो जनहित की योजनाएं बता दी जाती हैं। अब हम रुख करेंगे अजय सिंह जी आपका। आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, सरकार कर्ज ले रही है लगातार और विकास हो रहा है प्रदेश का। प्रदेश के विकास के लिए कितने जो कर्ज लिया गया, उस कर्ज में कितना अभी तक अर्न किया है प्रदेश सरकार ने? कोई आंकड़ा है आपके पास क्या? जरा मुझे बताइए वो। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नीति है गरीब कल्याण और अंत्योदय करना। तो ये चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे किसान कल्याण हो, ये कोई रेवड़ी नहीं है। ये हमारी नीति है कि हम चाहते हैं कि हमारी माताओं बहनों में आर्थिक संपन्नता आए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा जाए, किसानों को पैसा मिले। तो ये हमारी नीति है, हम इसको पूरी तरह सहर्ष स्वीकार करते हैं। और ये एक ऐसी नीति है जिससे मध्य प्रदेश में 1,30,00,000 बहनें तो अकेले लाडली बहना की लाभार्थी हैं। किसान कल्याण में लगभग 90 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। तो ये योजनाएं लगातार जारी रहेंगी। ये तो कांग्रेस जैसी पार्टियों को बताना चाहिए कि उनकी सरकारों में ना लाडली बहना योजना थी, ना किसान कल्याण की योजना थी, ना पीएम आवास की योजना थी, ना इलाज की सुविधाएं थी। उसके बाद भी ओवरड्राफ्ट की स्थिति क्यों थी? ये तो आंकड़ा है कि मध्य प्रदेश में ये कह रहे हैं हमारा हजारों में था, 30,000 करोड़ का कर्जा था दिग्विजय सिंह की सरकार में, और बजट केवल 20,000 करोड़ का आता था। तो किस तरह की स्थिति थी आपकी? ओवरड्राफ्ट की स्थिति बनी है मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार में, जबकि 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में कभी ओवरड्राफ्ट की कोई स्थिति नहीं बनी। हमने हर गरीब कल्याण की योजना को भी आगे बढ़ाया है। और वित्तीय प्रबंधन तो हमारा जीडीपी जब 3,80,000 करोड़ का है, औद्योगिक विकास कांग्रेस की सरकार में नेगेटिव में होता था, आज हमारी सरकार में 11% से ज्यादा। अभी आपने किसानों का जिक्र किया, किसानों का जिक्र करेंगे तो फिर अभी अंबिका जी कहेंगे, उसको तो शिवराज जी भी ने भी स्वीकार किया था ना कि किसानों का कर्ज माफ किया गया है कांग्रेस सरकार में। शिवराज जी ने भी इसको स्वीकार किया था। लेकिन ये बताइए मुझे, 24-25 में सरकार ने जो अब तक कर्ज लिया है, 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूं कि उससे सरकार ने कितना कमाया, अर्निंग कितनी की है? मुझे पूरी बात करने दीजिए। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कोई कर्जा माफ नहीं किया था, ये माफ हुआ था केंद्र सरकार द्वारा। तो फिर आप दिग्विजय सिंह की सरकार द्वारा कोई कर्जा माफ कभी नहीं किया गया। हाँ। आप अपने आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए, ठीक है। ये कहीं कोई आंकड़ा नहीं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की किसी सरकार ने कर्जा माफ किया हो, कभी नहीं किया गया। और वित्तीय प्रबंधन आप कह रहे हैं कितनी आय हुई, तो ये जो जीडीपी में वृद्धि है ये आय नहीं होती है। 3,80,000 करोड़ का जीडीपी मध्य प्रदेश का हुआ है, तो इसी को तो वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। 3,70,000 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश का आया था, जो पिछले वित्तीय वर्ष में आया था। हमारी जीडीपी ग्रोथ इंडस्ट्रियल में 11% है, कृषि विकास दर 20% से ज्यादा है, जो लगातार 10 सालों से बनी हुई है। और देश विदेश में निवेश के लिए, चलिए ठीक है, समय कम है, बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे। मैंने खोज लिया, समय नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि समय कम है। 20 सितंबर 2023 को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिस पर शिवराज सरकार ने माना था कि कमलनाथ सरकार ने 51 जिले में कर्जा किसानों को माफ किया था। आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप आते हैं आपके पास। अंबिका शर्मा जी, किसानों को कर्जदार बना के अरे हम नहीं कह रहे भाई, आपके मुख्यमंत्री थे भाई 23 में शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने स्वीकार किया था। आपको डेट बता दिया, डेट में आप सर्च कर लीजिएगा, चले जाएगा, आप खोज लीजिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, 20 सितंबर 2023। अंबिका जी, जब आपकी सरकार थी, लगातार प्रदेश गर्त में जा रहा था, ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब अगर बीजेपी की सरकार कर्ज लेकर के पुनरुत्थान कर रही है और नई ऊंचाइयों को, नई बुलंदियों को छूने का प्रदेश काम कर रहा है, तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम यूपीए सरकार हमारी आई थी, हमने सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया था। लेकिन इनको भी बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहिए कि जैसे भी इनकी सरकार आई, इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए व्यापारियों को, पूंजीपतियों का माफ किया था।
इनको भी इस बात का गर्व होगा। अंबिका जी, आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए। अंबिका जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता डिस्टर्ब नहीं किया आप, यादव जी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो आप सुनने का मात्र रखिए। आप लोग पूंजीपतियों की सरकार है, आप लोग अपने ऐसो आराम पर पैसा खर्च करते हैं, जनता का पैसा है, आपका पैसा नहीं। आप बीजेपी की जो बात कर रहे हैं, आप प्रदेश में किसानों का खून भी सुना है आपने किसानों पे फर्टिलाइजर पर और किसानों खेती किसानों के उपकरणों पर आपने डीजल पर जो टैक्स लगाए हैं वो बहुत ज्यादा है और ये शर्मनाक स्थिति है। चलिए ठीक है, वही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। मैंने वही कहा था शुरुआती दौर में कि कोई सार्थक चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं होता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं सभी लोग, और उसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। बहरहाल आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव, इसलिए चर्चा को हमें यहीं पे विराम देना पड़ा है। और मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से कर्जे लेने को लेकर के अब लगातार मध्य प्रदेश में सियासत और तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है और सियासी माहौल गर्माता नजर आ रहा है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।